नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में 15,400 करोड़ रुपए की कई संपर्क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री पिंपरी चिंचवाड़ और निगड़ी के बीच चलने वाली पुणे मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण के विस्तार की आधारशिला भी रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता मेट्रो के हावड़ा मैदान, एस्प्लेनेड खंड, माजेरहाट मेट्रो खंड, आगरा मेट्रो खंड का शुभारंभ भी करेंगे। आगरा मेट्रो खंड के उद्घाटन से ऐतिहासिक पर्यटक स्थलों का संपर्क सुविधा बढ़ेगी। आरआरटीएस खंड से देश की राजधानी दिल्ली में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री कोलकाता में भारत की पहली पानी में के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन करेंगे। नए मेट्रो रेल मार्ग का नाम हावड़ा मैदान, एस्प्लेनेड खंड है। यह हुगली नदी के नीचे से गुजरने वाली देश की पहली यातायात सुरंग होगी। हुगली नदी अपने पूर्वी और पश्चिमी तटों से कोलकाता और हावड़ा शहर को अलग करती है। इस रेल मार्ग का हावड़ा स्टेशन भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन होगा। यह रेल मार्ग करीब 5 किलोमीटर लंबा है। यह हावड़ा मैदान को आईटी हब सॉल्ट लेक सेक्टर 5 से जोड़ता है। प्रधानमंत्री कोलकाता से केरल के कोच्चि मेट्रो के त्रिपुनिथुरा टर्मिनल का भी वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन समारोह के बाद प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले के बारासात में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की रैली को लेकर बारासात के युवा बेहद उत्साहित हैं। पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी और महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाओं से स्थानीय युवा ममता सरकार से नाराज हैं। बारासात के युवा प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चाहते हैं ताकि पश्चिम बंगाल का विकास भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर तेजी से हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में लगभग 8,700 करोड़ रुपए की रेल, सड़क और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस से जुड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पीएम 109 किलोमीटर लंबी इंडियन ऑयल की मुजफ्फरपुर मोतिहारी एलपीजी पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे। इससे बिहार राज्य और पड़ोसी देश नेपाल में खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन उपलब्ध होगा। पीएम मोतिहारी में इंडियन ऑयल के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट और स्टोरेज टर्मिनल को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह नेपाल को पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात के लिए एक रणनीतिक आपूर्ति बिंदु के रूप में भी कार्य करेगा। पीएम कई सड़क परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री गंगा नदी पर पटना में दीघा सोनपुर रेल सह सड़क पुल के समानांतर गंगा नदी पर 6 लेन केबल ब्रिज निर्माण की भी आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री कई रेल परियोजनाओं की भी सौगात देंगे। पीएम नरकटियागंज, गौनाहा और रक्सौल जोगबनी के बीच 2 नई ट्रेन सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम बेतिया रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 94 प्रख्यात कलाकारों को साल 2022 और 2023 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान करेंगी। यह पुरस्कार संगीत, नृत्य, नाटक, लोक व जनजातीय कलाएं, कठपुतली और संबद्ध रंगमंच कला के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। राष्ट्रपति इस समारोह में 7 प्रतिष्ठित कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अकादमी रत्न भी प्रदान करेंगी। ये कला के क्षेत्र में प्रतिष्ठित कलाकार को उसके असाधारण योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार साल 1952 से प्रदान किए जा रहे हैं। ये सम्मान न केवल उत्कृष्टता और उपलब्धि के उच्चतम मानक के प्रतीक हैं, बल्कि निरंतर व्यक्तिगत कार्य और योगदान को भी मान्यता देते हैं। अकादमी पुरस्कार के तहत ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम के अलावा 1 लाख रुपए की नकद राशि भी दी जाती है। वहीं अकादमी फेलोशिप के तहत 3 लाख रुपए की नकद धनराशि प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी और संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समेत गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने दक्षिण कोरिया दौरे पर 10वीं भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दक्षिण कोरिया के दौरे के बाद से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध प्रगाढ़ हुए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मंगलवार को दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री हान डक सू से भेंट की तथा उनके साथ द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने के तौर तरीकों पर चर्चा की।
विदेश मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि संबंधों का विस्तार करके भारत दक्षिण कोरिया साझेदारी हिंद प्रशांत और उससे आगे एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में उभर सकती है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों में विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार हुआ है और इसके लाभ भी दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर एस जयशंकर ने यह भी कहा कि G20 के 2 महत्वपूर्ण सदस्यों के रूप में वैश्विक व्यवस्था को फिर से आकार देने में सक्रिय रूप से योगदान की जिम्मेदारी भारत और दक्षिण कोरिया की बढ़ गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 3 दिन के दक्षिण कोरिया और जापान के दौरे पर हैं। जयशंकर 4 दिवसीय यात्रा के पहले चरण में दक्षिण कोरिया में हैं। भारतीय नौसेना के लिए आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है। आज लक्षद्वीप में नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार की उपस्थिति में नौसेना डिटैचमेंट मिनिकॉय को INS जटायु के रूप में तैनात किया जाएगा। जटायु की तैनाती लक्षद्वीप समूह में सुरक्षा से जुड़े बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के नौसेना के संकल्प में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे द्वीपों में भारतीय नौसेना की परिचालन क्षमता और कनेक्टिविटी को बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह बेस परिचालन पहुंच को बढ़ाएगा और पश्चिमी अरब सागर में एंटी पायरेसी और एंटी नार्कोटिक्स ऑपरेशंस की दिशा में भारतीय नौसेना को मदद करेगा। MH-60R सीहॉक्स को आज भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। यह भारत की रक्षा आधुनिकीकरण यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण है। केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड द्वारा स्थापित स्टेनलेस स्टील उद्योग की पहली हरित हाइड्रोजन परियोजना का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि JSL भारत की पहली ऐसी स्टेनलेस स्टील कंपनी बनी है जिसने वाणिज्यिक स्तर पर इस प्रकार का संयंत्र स्थापित किया है, जो देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। जिंदल स्टेनलेस के प्रबंध निदेशक अभ्युदय जिंदल ने कहा कि हरित हाइड्रोजन स्टेनलेस स्टील उत्पादन कार्बन हाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने में मदद करता है। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय इस्पात सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा ने कहा कि कंपनी की यह पहली भारतीय इस्पात क्षेत्र को अधिक हरित और टिकाऊ बनाएगी। गौरतलब है कि हरित हाइड्रोजन परियोजना एक अत्याधुनिक हरित हाइड्रोजन इकाई है जिसका लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन को लगभग 2700 टन सालाना की कमी लाना है। उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा मामले में योगी सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस भर्ती परीक्षा लीक मामले में DG रेणुका मिश्रा को उनके पद से हटा दिया है। बेंगलुरु जेल में कैदियों को कट्टरपंथी बनाने के मामले में NIA ने 7 राज्यों में 17 स्थानों पर छापेमारी की है। तमिलनाडु में भी कई जगहों पर छापेमारी की गई है। इस साल जनवरी में NIA ने लश्कर के 7 आतंकी हमले की साजिश रचने के मामले में चार्जशीट फाइल की थी, जिसमें शामिल आरोपियों में केरल के कन्नूर जिले का T नसीर भी शामिल है। गुजरात के पोरबंदर से वरिष्ठ कांग्रेस विधायक अर्जुन मोढवाडिया और प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष अम्बरीश डेर समेत कई नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। वाराणसी से पूर्व कांग्रेस सांसद राजेश कुमार मिश्रा पार्टी मुख्यालय में भाजपा में शामिल हो गए। कांग्रेस के पूर्व सांसद राजेश कुमार मिश्रा ने भाजपा में शामिल होने के बाद कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का नाम पूरे विश्व में आगे बढ़ाया है। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में हुई घटना को लेकर देश भर में रोष नजर आ रहा है। दिल्ली के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बंग भवन के बाहर प्रदर्शन कर बंगाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। राष्ट्रीय चुनाव आयोग आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। आयोग की टीम ने इसी संबंध में पश्चिम बंगाल का दौरा कर राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति और चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग सी विजिल सिटीजन्स बी विजिलेंट नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रहा है। अगर चुनाव से जुड़ी किसी भी तरह की अनियमितता या हिंसा की बात हो तो यूजर्स इसके जरिए रिपोर्ट कर सकेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि कर्नाटक इस साल भयंकर सूखे का सामना कर रहा है। हमने जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की है। तिरुवनंतपुरम में केरल छात्र संघ द्वारा छात्र जय सिद्धार्थ की मौत की जांच CBI से कराने को लेकर राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया गया और विरोध मार्च निकाला गया। दुमका पुलिस ने पिछले दिनों जिले के हंसडीहा थाना क्षेत्र के कुरमाहाट के निकट एक विदेशी महिला पर्यटक के साथ हुए गैंगरेप मामले में 5 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पूरे मामले की बारीकी से तफ्तीश की जा रही है। जल्द ही मामले का स्पीडी ट्रायल कराकर दोषियों पर कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के काकोरी इलाके में सिलेंडर ब्लास्ट हादसा हुआ। इस हादसे में एक ही परिवार के लगभग 5 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए टीटी न्यूज के साथ। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लंबेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। मैं IT प्रोफेशनल, मुझे मार्केट और इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा नहीं पता था। सो NPS के प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट के थ्रू अब ऑटोमेटिक इन्वेस्टिंग बढ़िया चल रही है। मैं जितनी आसानी से इतने सारे एप्स यूज करता हूँ, बस इतना ही इजी और एक्सेसिबल है ऐप के थ्रू मेरा NPS अकाउंट। रिटर्न्स, इन्वेस्टमेंट, सब चीजों का ट्रैक रखना बिल्कुल आसान है। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये बाकी की खबरों को भी जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग ने अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेश निवेश के नियमों में संशोधन किए हैं। ये संशोधन ऐसे समय में हुए हैं जब देश में FDI आने की गति सुस्त पड़ गई है। गूगल प्ले स्टोर से हटाए गए ऐप को अस्थायी रूप से बहाल करने और यथास्थिति बनाए रखने पर सहमत हो गया है। यह फैसला केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और प्रभावित ऐप स्टार्टअप के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद लिया गया। मर्सिडीज बेंज ने उम्मीद जताई है कि भारत अगले 3 साल में उसके टॉप 3 विदेशी बाजारों में से शुमार होगा। देश में लग्जरी कारों की लगातार बढ़ रही है मांग। अरबपति उद्योगपति गौतम अदानी के नेतृत्व वाली कंपनी ने घोषणा की है कि लैंको अमरकंटक पावर के अधिग्रहण के लिए उसकी समाधान योजना को ऋणदाताओं ने मंजूरी दे दी है और उसे इस बारे में आशय पत्र प्राप्त हुआ है। अदानी ग्रीन एनर्जी की तरफ से उतारे गए बॉन्ड को विदेशी निवेशकों से करीब 7 गुना ज्यादा आवेदन मिले। आवेदन करने वाले विदेशी निवेशकों में जुपिटर, स्कॉडर्स, पिमको, मेटलाइफ समेत बड़े निवेशक शामिल हैं। अलायंस व बर्नस्टीन ने भी इस पेशकश में हिस्सा लिया है। फेसबुक और इंस्टाग्राम में मंगलवार को तकनीकी समस्या आ गई। भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों में यूजर्स प्रभावित हुए। यूजर्स को इस दौरान लॉग इन करने में समस्या का सामना करना पड़ा और दोनों प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम से लॉग आउट हो गए। हरियाणा के गुरुग्राम में एक रेस्तरां के मैनेजर को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें एक दिन पहले 5 ग्राहकों को खून की उल्टी करते दिखाया गया था। ग्राहकों ने लाफोरेस्टा कैफे में माउथ फ्रेशनर का सेवन किया था, जो बाद में सूखी बर्फ निकला। देश के 67वें सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी मौजूदा वित्त वर्ष की चौथी सीरीज 2023-24 को निवेशकों का जबरदस्त रिस्पांस मिला और इस बॉन्ड में खरीदारी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। भारतीय स्टेट बैंक का शेयर मंगलवार को BSE पर कारोबारी सत्र के दौरान 1.8% की बढ़ोतरी के साथ 786.4 रुपए पहुंचा। देश के सबसे बड़े सार्वजनिक बैंक ने पिछले उच्च स्तर 777.50 रुपए की पिछली ऊंचाई को पीछे छोड़ दिया, जो उसने 21 फरवरी 2024 को दर्ज किया था। देश में कुछ समय से स्थिर रहने वाले प्याज के दाम एक बार फिर से तेजी की राह पर चल पड़े हैं। महज 2 दिन के अंदर प्याज की कीमतों में 10 से 20% तक तेजी देखने को मिली है। केंद्र सरकार ने प्याज निर्यात पर प्रतिबंध के बावजूद कुछ देशों को प्याज निर्यात करने का फैसला लिया है। मार्च में सीमेंट के दामों में 6 रुपए प्रति 50 किलोग्राम बोरी की कमी आई है। इस खबर के बाद सीमेंट कंपनियों के शेयरों में 4% तक गिरावट देखने को मिल रही है।
2023 में महिलाओं की ओर से लिए गए लोन में 19% की बढ़ोतरी रही है। इस दौरान कुल लोन वितरण में 17% की वृद्धि रही है। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन का जादू एक बार फिर लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। पिछले काफी समय से बिटकॉइन की कीमत ढलान पर थी, लेकिन हाल के दिनों में इसमें काफी तेजी नजर आ रही है। IRCTC और फूड डिलीवरी ऐप स्विगी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के अनुसार अब यात्री आसानी से IRCTC ऐप पर प्री ऑर्डर फूड डिलीवरी का लाभ उठा सकते हैं। कॉम्पिटिशन एंड कंज्यूमर कमीशन ऑफ सिंगापुर ने एयर इंडिया और विस्तारा के प्रस्तावित मर्जर को मंजूरी दे दी है। CCCS ने ये मंजूरी दोनों एयरलाइन के बीच मर्जर की डील की घोषणा के 15 महीने के बाद दी है। कंपनियों ने नवंबर 2022 में मर्जर डील साइन की थी। एलन मस्क अब दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी नहीं है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स लिस्ट के अनुसार अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस उन्हें पीछे छोड़कर पहले नंबर पर पहुंच गए हैं। टेस्ला के शेयरों में गिरावट के कारण मस्क की नेटवर्थ में कमी आई है। एलन मस्क और भारतीय मूल के अमेरिकी अरबपति विनोद खोसला के बीच सोशल मीडिया पर तगड़ी बहस हो गई। दरअसल एलन मस्क ने ओपन एआई के खिलाफ केस दायर किया है। मस्क के कुछ समझौतों के कथित उल्लंघन का आरोप लगाते हुए ओपन एआई और उसके CEO सैम ऑल्टमैन पर केस फाइल किया है। टाटा मोटर्स को 2 अलग लिस्टेड कंपनियों में डिवाइड करने की तैयारी की जा रही है। ऑटो मैन्युफैक्चरर टाटा मोटर्स ने 2 अलग अलग लिस्टेड कंपनियों में बांटने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। टाटा मोटर्स का शेयर मंगलवार को रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। शेयर में ये तेजी कंपनी के डिमर्जर प्लान के ऐलान के बाद आई है। कंपनी ने अपने बिजनेस को 2 अलग लिस्टेड कंपनियों कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल में बांटने का फैसला लिया है। दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में राष्ट्रीय चुनाव परिषद के प्रमुख एल्विस अमोरोसो ने कहा, राष्ट्रपति चुनाव 28 जुलाई को होगा। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के फिर से चुनाव लड़ने की उम्मीद है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा कि उन्होंने अपने तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन के साथ फिलिस्तीनी लोगों पर क्रूर इजरायली आक्रामकता और सामूहिक नरसंहार युद्ध को रोकने के तरीकों पर चर्चा की। राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा कि उन्होंने और रजब तैयब एर्दोगन ने रमजान से पहले फिलिस्तीनी क्षेत्रों में पाक इस्लामी स्थलों के खिलाफ इजरायली हमलों को रोकने के तरीकों के बारे में बात की। महमूद अब्बास ने फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के ढांचे के भीतर फिलिस्तीनी लोगों को एकजुट करने के निरंतर प्रयासों के बारे में भी बात की। तुर्की ने गजा पर हमलों के लिए इजरायल की कड़ी आलोचना की है और विश्व न्यायालय में नरसंहार की कोशिश करने के उपायों का समर्थन किया है, लेकिन संघर्ष विराम वार्ता में अंकारा की कोई सीधी भागीदारी नहीं है। यमन के ईरान गठबंधन हौतीस ने एक सैन्य अभियान चलाया जिसमें उन्होंने लाल सागर में 2 अमेरिकी युद्धपोत विध्वंसकों को निशाना बनाया। समूह के सैन्य प्रवक्ता यासरिया ने कहा कि जहाजों को कोई नौसैनिक मिसाइलों और ड्रोन ने निशाना बनाया। हौती के लाल सागर हमलों के बाद वैश्विक शिपिंग हुआ बाधित, जिसके बाद कंपनियों को दक्षिणी अफ्रीका के आसपास लंबी और अधिक महंगी यात्राओं के लिए फिर से मार्ग अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। हौती ने नवंबर के मध्य से अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक शिपिंग के खिलाफ बार-बार ड्रोन और मिसाइलें लॉन्च की है। उनका कहना है कि वे गजा में इजरायल की सैन्य कार्रवाइयों के खिलाफ फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता से काम कर रहे हैं। चिली के सैंटियागो में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने इजरायली दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक से इजरायल के साथ द्विपक्षीय संबंध को तोड़ने की अपील की। ब्लैक सी में गश्त लगा रहे एक रूसी जहाज पर यूक्रेनी सैन्य बलों ने हमला किया। यूक्रेन द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि इस जहाज को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वह क्रीमिया के पास मौजूद था। फिलीपींस ने चीन पर उसके आपूर्ति जहाज पर पानी की बौछारों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए निंदा की है। फिलीपींस द्वारा जारी एक वीडियो में चीनी तट रक्षक जहाजों को फिलीपीन आपूर्ति नाव पर पानी की बौछारें करते देखा जा सकता है। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में शुरुआती दौर के मुकाबले जारी हैं। पेरिस में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट में आज भारतीय खिलाड़ी कोर्ट पर नजर आएंगे। प्रतियोगिता के पुरुष एकल में भारत के किदांबी श्रीकांत और एचएस प्रणॉय कोर्ट पर उतरेंगे। युवा शटलर लक्ष्य सेन ने पहले दौर में जीतकर अंतिम 16 में जगह बना ली है।
वहीं भारत के स्टार शटलर पीवी सिंधु इस टूर्नामेंट में पहले दौर के मैच में मैदान पर होंगी। सिंधु का सामना कनाडा की मिशेल ली से होगा। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के सात्विक साईराज रंकारेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने जीत के साथ अंतिम 16 में जगह बना ली है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सांसद खेल महाकुंभ के तीसरे संस्करण का शुभारंभ किया और इस मौके पर खेल मंत्री के साथ भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ भी मौजूद रहे। सांसद खेल महाकुंभ 3.0 में वॉलीबॉल, कबड्डी, क्रिकेट, बास्केटबॉल और एथलेटिक्स को शामिल किया गया है। खेल महाकुंभ के पिछले 2 संस्करणों में 1 लाख से अधिक युवाओं ने भागीदारी की थी। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने भारतीय पैरालंपिक समिति के निलंबन को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। खेल मंत्रालय ने मंगलवार को जारी अपने आदेश में पीसीआई के निलंबन को हटाने की बात की है। महिला प्रीमियर लीग में आज गुजरात जॉइंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम आमने सामने होंगी। इस टूर्नामेंट में आरसीबी ने 5 में से 2 मुकाबले जीते हैं। वहीं गुजरात जॉइंट्स को इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत की तलाश है। महिला प्रीमियर लीग में ही मंगलवार को खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी 4थी जीत दर्ज की। इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 29 रन से हरा दिया। मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली की टीम ने 4 विकेट गंवाकर 192 रन बनाए थे। वहीं जवाब में मुंबई की टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 163 रन बना सकी और मैच गंवा दिया। प्रियंका चोपड़ा ने अपनी एक और नई हॉलीवुड फिल्म की घोषणा कर दी है। प्रियंका ने आधिकारिक तौर पर अपनी नई मनोरंजक फिल्म द ब्लग की घोषणा कर दी है। प्रियंका चोपड़ा ने टू किल अ टाइगर का ट्रेलर सोशल मीडिया पर शेयर किया। प्रियंका चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था कि वो बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑस्कर नॉमिनेटेड डॉक्यूमेंट्री टू किल अ टाइगर की टीम का हिस्सा बन गई हैं। कृति खरबंदा पुलकित सम्राट की शादी का इनवाइट लीक। सोशल मीडिया पर कृति खरबंदा और पुलकित सम्राट के एक कोलाज के साथ कथित शादी का इनवाइट वायरल हो रहा है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार 1 मार्च को रिलीज हुई लापता लेडीज ने बॉक्स ऑफिस पर 75 लाख के साथ की शुरुआत। किरण राव ने लापता लेडीज का किया है डायरेक्शन। फिल्म को प्रमोट करने में नहीं छोड़ी कोई कसर। जिस्ट अनलिमिटेड अवार्ड्स 2024 में कई सेलेब्स बीती शाम शामिल हुए, जहां पर ज्यादातर सेलेब्स ब्लैक आउटफिट में नजर आए। इसमें चित्रांगदा बॉबी देओल और बाबिल शामिल हैं। स्पेशल ग्रैमी अवार्ड विनर ईरानी सिंगर शर्वेन हाजीपौर को 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। साल 2022 में ईरान के हिजाब के खिलाफ हुए प्रोटेस्ट के सपोर्ट में उन्होंने एक गाना बनाया था। उसी गाने के जरिए लोगों को प्रदर्शन के लिए भड़काने और नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में डालने को लेकर उन्हें सजा हुई है। गेम ऑफ थ्रोन्स को लेकर अपडेट सामने आई है। मेकर्स ने इस बात की जानकारी दी है कि गेम ऑफ थ्रोन्स का स्पिन ऑफ ए नाइट ऑफ द 7 किंगडम्स द हेज नाइट जल्द ही आने वाला है। हैली बीबर की बहन और अभिनेता स्टीफन बॉल्डविन की बेटी अलाया बॉल्डविन एरोना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मॉडल पर मारपीट करने समेत बारटेंडर पर टैम्पून फेंकने का आरोप है। हॉलीवुड अभिनेता ब्रूस विलिस फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया नाम की बीमारी से जूझ रहे हैं। अब उनकी पत्नी एम्मा हेमिंग विलिस ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने उन लोगों को लताड़ लगाई है जो क्लिकबेट के लिए यह लिख रहे हैं कि डिमेंशिया के बाद एक्टर के जीवन में कोई खुशी नहीं बची है। द रिजिम ओटीटी पर स्ट्रीम हो गया है। इस पॉलिटिकल सटायर शो में केट विंसलेट लीड रोल में है, जो एक काल्पनिक राज्य की चांसलर का है। द रिजिम में कई जाने माने कलाकार अहम भूमिका में हैं। स्टीफन फ्रीयर्स और जेसिका हॉब्स ने निर्देशन किया है। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तर से